हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शर्मणि ब्रह्मदत्त हर बार की तरह एक बार पुनः एक और शख्सियत के साथ आज के इस कार्यक्रम में हाजिर हूँ। आपका वही पसंदीदा कार्यक्रम रूबरू। आइए आज जिस शख्सियत से हम रूबरू हो रहे हैं उनके छुए और अनछुए पहलुओं से रूबरू हो रहे हैं, उनसे एक बार आपको मिलवाते हैं। आदरणीय भगत सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वो चर्चित चेहरा और कई व्यक्तित्वों के रूप में वो चर्चित चेहरा, जिससे हम क्रमवार बात करेंगे, बिंदुवार बात करेंगे। सर नमस्कार। भगत सिंह जी, जैसे आपकी चर्चा रही, सीधी सीधी बात आपसे करता हूँ अपने साथियों के लिए। जैसे आपकी चर्चा रही कि विशेष रूप से हम जेएनयू से शुरुआत करते हैं। आप जेएनयू के छात्र थे और देश और दुनिया में जिस तरह से जेएनयू को जाना जाता है, आप कैसे देखते हैं जेएनयू? मैं तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो मैं जेएनयू को हमेशा अपॉर्चुनिटी या मौके की नज़र से देखता हूँ कि आने वाले किसी भी छात्र, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी भी क्षेत्र से आए, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, तो वो उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वो कुछ फैसले जो बाहरी समाज या बाकी इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा है कि नहीं मिल पाते, जी। जेएनयू को प्रोवाइड करता है। जी। और मदद भी मांगने या नहीं मांगने पर भी मिल जाती है। मैं जेएनयू को खास तौर पे इस तरीके से। लेकिन आपका रुझान कैसे हुआ जेएनयू का? पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। जेएनयू कह लीजिए कि मुझे एडमिशन लेना था, तो मुझे जेएनयू में मिला और दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोनों में मिला। जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था। जी। मुझे एमकॉम में मिला, पर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था। जी। मुझे जेएनयू में इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिला तो मैं फट से वहाँ पढ़ गया। जब मैं अजीब बात ये होगी कि मुझे जेएनयू पहुँचने से पहले जेएनयू के बारे में ज़्यादा नहीं पता था कि वो कैसा है, हालांकि दिल्ली में रहने के बावजूद भी। तो वहाँ पहुँचने के बाद सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही लगी कि वो कितना अलग है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर एक अपने आप को एक किसी तरह से दिखाने का बोझ नहीं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कि आपको इस तरीके से कपड़े पहनने हैं या इस तरीके से चलना है या इस तरह दिखना है। बिल्कुल। उसका जो एक प्रेशर वहाँ बच्चों पे जेएनयू में नहीं देखा मैंने। जी। वहाँ पर पढ़ाई या काम या आप क्या पढ़ रहे हो, क्या चीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस रहा, बाकी किसी और चीज़। लेकिन वैसी व्यवस्था को आप देखें तो जेएनयू की जो व्यवस्था है कि जैसे एडमिशन लेने की जो व्यवस्था बड़ी सुंदर व्यवस्था है, और जैसा आप बता रहे हैं पहले शिक्षा माध्यम की अगर और विश्वविद्यालयों से करना चाहें तो जेएनयू में इंट्रेंस है, अगर आप उस इंट्रेंस को क्लियर करते हैं तो आप उसमें एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं। इसी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस है, वो आप 12वीं में जितने आपने नंबर लिए उसके बेसिस पे आप जाते हैं। और हर कोई जानता है कि स्कूल की 12वीं की एजुकेशन में कितनी इनइक्वालिटी है देश में, और कई बार वो एग्ज़ाम उस तरीके से आपकी क्षमता को जज भी नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत बेहतर से कर लेते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट एक मौका देते हैं एक यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने के लिए कि जिस कोर्स में वो जाना चाहते हैं। कि अगर आपने आर्ट्स में या कॉमर्स में साइंस में अपने 12वीं की है, लेकिन आप ग्रेजुएशन में आप आ रहे हैं या मास्टर्स में उसके आगे जा रहे हैं, तो किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप उस तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है। अब एक जेनरिक तरीके से, जनरल तरीके पे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। देखिए आप एक माइंड मेकअप करते हैं कि बल्कि मेरा सर मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोई कुछ भी कहे जेएनयू में पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। ये बात मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुई, क्योंकि मैं बड़े ही कहूँगा कि इतना मुझे नहीं मालूम था जब मैं गया। लेकिन जब मैं देखता हूँ, मैं लोगों को सुनता हूँ, तो हाँ मुझे समझ में आता है कि वो सपना क्यों है। जी। क्योंकि वो बहुत चीज़ें आपके जीवन में आसान कर देता है। वो चाहे वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना हो, अच्छी शिक्षा का सपना हो, और जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है आप नहीं पढ़ सकते। एक ही सबसे बड़ा बोझ जो मैं देखता हूँ, चाहे मैं अपने गाँव जाऊँ या कहीं जाऊँ, बिल्कुल सबसे बड़ा बोझ ये है कि बच्चे शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना ही नहीं देख सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहला ख्याल ही वही है। बिल्कुल। तो जेएनयू वो चीज़ आपको लिए एक सपना बन जाता है, क्योंकि अगर वहाँ चले गए तो उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं।
ये कर सकते हैं, इंटरेस्ट देकर अगर आपने एडमिशन ले लिया तो कर सकते हो। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये भी है कि अगर आपने मास्टर वहाँ से किया, आप दूसरी डिग्री अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो प्रॉपर इंटरेस्ट है, भी आपको प्रॉपर इंटरेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो दूसरी क्लास में आपका एडमिशन होगा। बिल्कुल। मतलब आप एमए के साथ साथ और भी कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने मास्टर कर लिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, अगर आप मान लीजिए अब तो एमफिल का समय नहीं रहा, लेकिन अगर आप एमफिल करना चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको अलग से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि आमतौर पर और यूनिवर्सिटी में होता है कि आपका एक बार एडमिशन हो गया तो आपका एडमिशन चलता है। उसका ज़रूरत ये भी है कि एमए में एडमिशन लेना और पीएचडी में एडमिशन लेने में फ़र्क है। जी। दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। जी एमए एक कह लीजिए आप बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, लेकिन पीएचडी एक रिसर्च कोर्स है। जी जी उसके लिए आपको रिसर्च थोड़ा सा ये कह लीजिए आपको थोड़ी सी क्वालिफिकेशन या थोड़ी सी स्किल दिखानी पड़ेगी, या वो आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पीएचडी एक एकेडमिक राइटिंग का ज़रिया है, रिसर्च का ज़रिया है, क्योंकि एमए में नहीं है। एमए में इट्स मोर, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक डिटेल स्टडी है किसी भी चीज़। जैसे आप एक आर्मी परिवार से हैं, ठीक है, सैन्य परिवार की पृष्ठभूमि आपकी है, आपके पिताजी आपके भाई एक सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं, आप भी आर्मी पब्लिक स्कूल के पढ़े छात्र हैं, लेकिन जो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो छात्र पढ़े होते हैं या इस तरह के सैन्य पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं कि वो ज़्यादातर मैंने महसूस किया और देखा भी है कि उसी क्षेत्र को चुनते हैं। हाँ। आप उससे अलग तो ये है कि देखिए दिखता सबको है जी कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है। तो मुझे हमेशा से लगा कि मैं वहाँ फिट नहीं होता, और इसको इस सेंस में मैं देख लूँ कि अगर लोग कहते हैं कि सेना में जाना देश की सेवा करना है, तो मैं कहूँगा कि मेरे परिवार से 2 लोग जा चुके हैं देश की सेवा के लिए, मैं कोई और तरीका चुनना चाहूँगा। और मेरे लिए उस तरीका ये था कि मैं भीड़ में नहीं जाना चाहता, जो कि उस समय होड़ थी इंजीनियरिंग में और मेडिकल में जाना है, तो मुझे कुछ करना था जिससे मेरा मन लगे। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से मुझे आगे चल के पूरी उम्र को ढोना पड़े, वो मैंने कभी नहीं करता। इसीलिए शायद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के जेएनयू में आया। जिस तरह से आप जेएनयू में आगे अब हम काफ़ी पिछले दिनों से जेएनयू चर्चा के केंद्र में जाते हैं, आप कैसे उस चर्चा को कैसे देखते हैं? जेएनयू को समझने के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप जेएनयू में नहीं जाएंगे आप उसे नहीं समझ पाएंगे। जी, और ये सच है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने जेएनयू की दीवार को छू कर नहीं देखा या दूर से नहीं देखा, अगर वो लोग जेएनयू के बारे में बोल रहे हैं तो ठीक नहीं बोल रहे। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि थोड़ा विस्तार से बताइए। उस जगह को वो हर चीज़ में अलग, मैं तारीफ करने की बात कर रही हूँ। ये चाह रहा हूँ कि जो भी आप विस्तार से बोलें, कोई हेजिटेशन तो है नहीं, हेजिटेशन नहीं। और हम ऐसा कोई बीमारी चीज़ पूछ नहीं दें। होता क्या है कि नॉर्मल साक्षात्कार है, नॉर्मल साक्षात्कार। होता क्या है कि बहुत सारी इस देश में, समाज में आपको स्वतंत्र अपनी सोच रखने का काबिल कम माना जाता है। आप 18 के हो जाते हैं, वोट डाल सकते हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल आपको परिवार के हिसाब से चलना है, माता पिता को मानना है, समाज है, कई मुद्दों में जाति ज़्यादा हावी रहती है, धर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी लोग इनके अनुसार सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि जेएनयू इनसे अलग है, जेएनयू में ये सारी चीज़ें भी हावी रहती हैं जी, लेकिन आपको आप कैसे मानेंगे? यहाँ पर तो कुछ लोग कहते हैं कि शादी हो जाती है तो लोग आपको मान लेते हैं कि हाँ, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लायक जी, पर नहीं है तो शायद नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप, मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों पे भरोसा देना पड़ता है। इंसान पहले खुद पर भरोसा करे, इससे पहले हमें भरोसा उसको करना पड़ेगा कि वो ये फैसला कर सके। और जेएनयू में वो चीज़ थी। विस्तार से अगर मैं और डिटेल में बताऊँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, खासकर पिछले कुछ सालों में जेएनयू की जो छवि बनी हुई है, मैं जब भी लोगों से मिला तो जेएनयू कभी आए भी नहीं, जिन्होंने जेएनयू को भी देखा भी नहीं, मैं उनसे सुनता था। मैं, क्योंकि मैं मीडिया स्टडीज़ का छात्र का भी स्टूडेंट हूँ, तो इन्फॉर्मेशन ट्रेस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर आपको ये पता है तो क्यों पता है, कहाँ से पता है,
बिल्कुल और आप अगर ये जानेंगे तो वो सोर्स जो है वो गलत है। बिल्कुल अगर सोर्स तो दो ही तरह के होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। जैसे या तो आप जेएनयू में आके देख कर गए हो, हाँ, या तो प्रैक्टिकल आप देखें यहाँ पर आकर या तो देखें। जो जिसने देखा है उसने आपको बताया है। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं था। हम्म, और एक बार जाने के बाद अगर कोई हादसा भी हुआ, हम्म, किसी हादसे से किसी जगह को और किसी इंसान को पूरी तरह लेबल कर देना, समझ देना, हम्म, ये कहीं भी सही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हर इंसान उसके अच्छे और उसके बुरे से ही जाना जाएगा, बिल्कुल और ऐसा तो नहीं होता। तो यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है, 5,000 स्टूडेंट हैं एवरेज पे। बिल्कुल और तो मुझे यही लगता है कि बिना वहाँ जाए आप नहीं सोच सकते हो। और जो एक धारणा लेके जाते भी हैं, जी, उन्हें भी एक समय के बाद ये लगता है कि नहीं, जो हम सोच कर आए थे वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। मीडिया ने तो खासकर वो एक इमेज बनाई है हम्म, हर बात को, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो चाहे सामाजिक मुद्दा हो। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के तले जो मेन बात है वो एजुकेशन है। जी, वो एजुकेशन हमेशा रह जाती है। एजुकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं जो जेएनयू के अंदर भी है, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेके लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन की है, चाहे क्लासेस की है, जी, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी है, उसके बारे में बहुत ही कम चर्चा है। और अगर आप देखेंगे जेएनयू रहेंगे तो रोज़मर्रा आपको इनसे ज़्यादा डील करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये लगा कि आपको एक एडल्ट माना जाता है जेएनयू में। अच्छा, तो आप कहीं भी चले जाएँ, हर कोई आपका गार्जियन बन जाता है। बिल्कुल चाहे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, हर कोई आपका गार्जियन बन जाता है। आप कहीं मकान रेंट पे लेने जाएँ तो लैंडलॉर्ड आपका गार्जियन बन जाता है। कब आओगे, कब जाओगे, वहाँ जाओगे हॉस्पिटल, कब आओगे, कब जाओगे, ऐसा नहीं है। इंसान अगर स्वतंत्र है तो अपने घर से लेगा, बिल्कुल। ये नहीं वो दे देता। उसमें कमी रह जाती है कभी थोड़ी मोटी, लेकिन वो हर जगह रहती है। और किसी चीज़ को बनाने के लिए वहाँ जुड़ना पड़ता है, दूर खड़े होकर पत्थर नहीं मारने होते। बिल्कुल अगर आपको किसी चीज़ को अच्छा बनाना है तो आप शामिल हो जाइए। शामिल हो जाइए, बहुत अच्छा। अगर आपको किसी चीज़ को अच्छा बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो उसमें शामिल हो जाइए। दूर से तो सिर्फ लांछन होती है ना, खड़े होकर पत्थर मारने से क्या होगा। जाइए बदलिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो खराब है तो आप भेजिए लोगों को, पढ़ेंगे अच्छे लोगों लोगों को, को भेजो। हाँ पढ़ेंगे और लोग भेजो। एजुकेशन को एजुकेशन से बदलिए ना। बिल्कुल। इन्हें आप कहना ही चाहते हैं कि एजुकेशन को एजुकेशन बदलिए, लाठी का प्रयोग कीजिए। मुझे ये लगता है इस दुनिया में कोई भी मसला लड़के चिल्ला के झगड़ के नहीं सॉल्व होता। वो घूम फिर के कितनी भी बड़े लड़ाई हो, एक टेबल पे ही बैठ कर सॉल्व होती है। बिल्कुल सर। चाहे उसमें कितनी भी लड़ाइयाँ हाँ, हों, कितना भी नरसा यहाँ भी हो गया है, वो घूम फिर के एक टेबल पे ही यही आता होता है। है कि टेबल पर समझौता होता है या बातचीत होती है। तो आप फिर पहले टेबल पे ही बैठ जाइए। उससे पहले कि आप ये कितनी सारी बातें हों, तो उससे पहले आप टेबल पर आप इतना नुकसान कर दे रहे हो, उससे पहले टेबल पे बैठ के बात कर लीजिए। अपनी ईगो, अपनी समझ, अपने एम्बिशन को साइड में रख के लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप लार्जर लेवल पे लोगों के बारे में सोचेंगे और अपना व्यक्तिगत एम्बिशन आगे नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत मसले पहले से उलझ जाएंगे। और यही प्रक्रिया बातचीत की प्रक्रिया अपना ली जाए तो बहुत मसले बहुत मसले से तो स्थिति आएगी भी नहीं, जो कि देश और दुनिया में और भी चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल सर, जैसे मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जेएनयू की जो चुनाव प्रक्रिया है वो देश और दुनिया के लिए मॉडल है। अगर यही चुनाव प्रक्रिया, मैं बड़े विस्तार से आपसे पूछना चाहूँ, जिस तरह से जेएनयू छात्र संघ की चुनाव प्रक्रिया है, वही चुनाव प्रक्रिया का मॉडल लोकतंत्र में लागू कर दिया जाए, कैसे करें? वो प्रक्रिया को मैं चाहूँगा हमारे जो साथी जो आपके साक्षात्कार को देख रहे हैं उनको बड़े विस्तार से बताएं कि क्योंकि आपने चुनाव आयुक्त के तौर पर एक समिति सेवा छात्र संघ चुनाव में जेएनयू बड़े मैं व्यक्तिगत रूप से समय बेहद प्रभावित हुआ आपके उस कार्यकाल को और सारी चीज़ों को और आपके उस फैसले को। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं क्या बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि जेएनयू की तो छात्र संघ की चुनावी प्रक्रिया को बताएं और वो प्रक्रिया अगर भारत के लोकतंत्र में लागू कर दी जाए उसी स्टाइल में, तो कैसा लोकतंत्र? जी पहले तो मैं चुनावी प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल बाकी चुनाव आयुक्त रहे हैं उस समय। तो जेएनयू में
जो भी आपके ऑफिस के पदाधिकारी हैं, चाहे वो दो लेवल पे हम उसको देखते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे जो जिसमें यूनियन है जी प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये एक पोस्ट होती है। बाकी एक स्कूल लेवल पर होती है, जो भी काउंसलर पोस्ट है जी 2 लेवल पे चुनाव होता है। ये सारे लोग अपना जो पूरा कार्यकाल ख़त्म करते हैं 1 साल का, तो इन्हें जेएनयू में अच्छी चीज़ भी है कि आप जस्ट बिकॉज आपने चुनाव जीत लिया, आप जा रहे हैं, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप रिपोर्ट दे कर जाएंगे। बिल्कुल। आपने क्या 1 साल में क्या किया। क्या किया? तो ये सारी की सारी जो रिपोर्ट प्रेजेंट का जो एक जगह है वो एक जीबीएम में होता है, जनरल बॉडी मीटिंग। जी तो तो लगभग खुले आसमान में होती है। नहीं, वो तो एक्चुअली हर स्कूल में अपनी अपनी होती है। नहीं, मैंने जेएनयू में जो देखा, मैं भी हमेशा जाता रहा उस मीटिंग में, देखा मैंने एक बार देखा कि बारिश हो रही थी, वो अलग रात बारिश वो तो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले का। जी जी तो चुनाव से पहले क्या होता है, ये प्रोसेस यहाँ से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी जी क्योंकि ये लोग जो भी ऑफिस वेयरर्स हैं ये अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, और हर छात्र को वहाँ पर उनके कार्यकाल पे बोलने की अनुमति होती है। वो बोलते हैं अच्छा बुरा सपोर्ट में, और उस रिपोर्ट के उस प्रेजेंट के बाद वो रिपोर्ट या तो पारित होती है या रिजेक्ट होती है। ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स का चुनाव होता है। ये प्रक्रिया पूरे हर स्कूल में होती है। तो यहाँ से जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर चुन कर आते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमेटी के मेंबर वैसे होने चाहिए जिन पे जो कभी किसी पार्टी में ना रहे हों, जिनका किसी पार्टी से कोई संबंध ना हो, कोई लांछन ना हो, कोई लांछन ना हो, किसी को उस पर आपत्ति ना हो। आपत्ति ना हो। अगर कोई आपत्ति करेगा तो वो नहीं आ सकता, तो सबके सामने सर्वसम्मति से ही वो आते हैं। तो कोई 30-35 मेंबर्स आते हैं, उनमें से एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है। हर साल एक चेयरपर्सन होता है। वो उस चेयरपर्सन का काम होता है उस कमेटी के साथ चुनाव को संचालित करवाना। उसका दायित्व तो आपने भी निभाया है। मैंने 2017 में हाँ 2000 चुनाव आयुक्त की हैसियत से। हाँ 2017। तो वो तो उस समय तो बहुत सारी चीज़ें हो भी रही थी। और तो हमारा चुनाव, किसी भी चुनाव, मैंने उससे पहले भी एज अ मेंबर भी 4 साल दिए थे, तो मुझे पता था। और ज़्यादातर किसी एक्सपीरियंस मेंबर को ही चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। तो जेएनयू में स्टूडेंट ही चुनाव कराता है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग देता है, या मतलब फंड देगा या जगह प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। किसी भी तरह का कोई फैसला वो बीच में इंटरफेयर नहीं करते। और ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते। कोई शिकायत होती है तो आती है, लोग कोर्ट तक जाते हैं, लोग हमारे पास भी आए थे, लोग रजिस्ट्रेशन के तक जाते हैं, पर उसको समझाया जाता है। प्रक्रिया तो देखिए वही है जो नॉर्मल चुनावों में होती है, लेकिन हम फॉलो क्या करते हैं। हमारे पास एक जेएनयू का एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की लिंगो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में लागू होती है। ये दोनों चीज़ है। इसके साथ साथ जब कोई नए तरह के फैसले होते हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको भी मॉडल मानते हैं। उसके भी कई चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि चुनाव को, क्योंकि पर्पज़ आपका ऑब्जेक्टिव तो है, आपको चुनाव कराना है, अच्छे से कराना है, और भारी से भारी मतदान होना चाहिए। और वो मतदान साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल उम्मीदवारों से ज़्यादा वो जनता के लिए चुनाव है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर उनको अपना वोट डालना है। तो हम हमेशा ये कहते थे, लोग जेएनयू में भी कहते थे, उम्मीदवार जब हमसे बहस करने आते थे हम कहते थे कि ये चुनाव जनता के लिए, छात्रों के लिए, उम्मीदवारों को प्रायोरिटी, उम्मीदवारों को उतना ही मिलेगा जितना है, आप एक्स्ट्रा नहीं डिमांड करते। एक सेट ऑफ रेगुलेशन है, हम फॉलो करते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, कोई फैसला अकेले नहीं लिया जाता है। वो जो 35 मेंबर की कमेटी है उनके सामने बुलाया जाता है, सभी लोग उस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर वो फैसला लिया जाता है। चाहे उसमें हर चीज़ का फैसला है, कोई कंप्लेंट आ जाती है तो भी, कुछ नया कुछ फैसला लेना है तो भी। तो हम वोटर लिस्ट निकालते हैं, वोटर लिस्ट के बाद हम नॉमिनेशन इनवाइट करते हैं, नॉमिनेशन फाइनल करके स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी में हम ये देखते हैं कि जो हर जो कैंडिडेट है वो जो कंडीशंस हैं उसमें खड़ा उतर रहा है, या उसमें एज की कंडीशन है जो लिंगो ने रखी है, डिसिप्लिनरी एक्शन की है, उसके बाद कोई एकेडमिक किसी तरह का एरियर नहीं है, कोई फेल या कोई पास वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उसको देखते हैं। उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है, फिर सबसे ज़्यादा जीवीएम होते हैं,
स्कूल लेवल पे होते हैं काउंसलर के लिए। जी। यहाँ पे हर उम्मीदवार आता है, उसको एक समय दिया जाता है, वो अपने बारे में बोलेगा, अपने मुद्दों पे बोलेगा और वो अपने इलेक्टोरेट के आगे बोलेगा, जो स्टूडेंट जो उसको मतदाता हैं हाँ, उनके आगे अपनी बात रखेंगे, बिल्कुल ये करेंगे। और मतदाता उनसे सवाल कर सकते हैं। खुले मंच में। वो खुले होता बिल्कुल है, खुले मंच में। वो उनसे सवाल होता है, हाँ। लिख कर होता है, हाँ। सवाल लिख के दिए जाते हैं, बॉक्स में बॉक्स में डालते हैं, वो सवाल आते हैं, बिल्कुल, पढ़े बिल्कुल। जाते हैं हाँ। और उनको देना होता है और इससे बहुत फर्क भी पड़ता है। बिल्कुल। मतदाताओं जो छात्र हैं उनको पता चल जाता है कि जो हमारा उम्मीदवार बनना चाह रहा है वो कितना सक्षम है, कितना सक्षम। और वो किस मुद्दों पे बात करता है, उसके लिए क्या मुद्दे अहम है, क्या उसके मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। जी। फिर यही चीज़ सेंट्रल लेवल में होती है, जो कि जेएनयू का एक बहुत बड़ा इवेंट भी है, प्रेसिडेंशियल डिबेट है। हाँ, वो बड़ा फेमस है, मैं उसी मुद्दे की बात कर रहा हाँ, हूँ। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये होता है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो 3 राउंड में आते हैं। पहले उनको स्पीच दी जाती है, फिर जनता से वो चुनाव सवाल जो आते हैं जी। उनकी स्पीच के आधार पे या कोई भी चुनाव सवाल है उसको उनके लाया सवाल जाता जवाब है। होते हैं। फिर आपस में वो एक कैंडिडेट हर कैंडिडेट से सवाल करता है। पूछे। हाँ, तो ये राउंड होता है इससे। और ये जो एक कह लीजिए एक लोकतांत्रिक जो एक प्रक्रिया है, जो मतदाता या छात्र जिसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसका पार्ट बनते हैं, ये ज़रूरी है। जी। मतदाता को का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो वोट डाल के और घर में जाके सो जाए। उसका काम है जो अपने उम्मीदवार हैं और जो बनने वाले हैं या बन चुके हैं उनसे सवाल करें, जो उन्होंने वादे किए हैं या जो वो करने वाले हैं या किया है उनसे सारे जवाब मांगे। हाँ, यानी आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है, क्यों कर रहे हैं और करें। और अगर वो सही नहीं कर रहे हैं तो बाद में उनसे सवाल किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि अगर मतदान मतदाताओं ने जनता ने दिया है जी। तो उम्मीदवारों को जनता के लिए ही काम करना पड़ेगा, ना कि अपनी पार्टी के लिए, बिल्कुल। ना ही अपने लिए। वो प्रथम इलेक्शन में हमारा फोकस ट्रांसपेरेंसी में रहता है, सब चीज़ ओपन होती है, कुछ छुपा के कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि इलेक्शन, खासकर पार्टी और कैंडिडेट उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन को अपने तरफ झुका के किया जाए। जी। वो हम होने नहीं देते, बिल्कुल। क्योंकि हमारे सामने एजेंडा सामने रहता है कि चुनाव छात्रों के लिए, और इसमें बड़ा पारदर्शी है वो सारे। पारदर्शी भी है, कोई भी सवाल कर सकता है, कोई भी किसी चीज़ पे आगे हमसे पूछ सकता है ये क्यों किया गया, ये क्यों नहीं किया गया। और हम बुरे भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, हाँ। हमारे दोस्त भी होते हैं, जानकार भी होते हैं, लेकिन किसी उस को समय वो तो आप चीज़ें- स्वतंत्र भूमिका में होते उस समय कोई दोस्त नहीं है। उस समय वो 35 लोग ही एक दूसरे को जानते हैं, वो एक परिवार है। उसके बाहर सब बाहरी है। किसी ने उसमें लिए पर्टिकुलर गाइडलाइन दी जाती है, आपको क्या करना है, किसी से बात नहीं करते हैं, किसी के साथ रहते नहीं हैं। तो ये सारे तरीके हैं। फिर बाद में वोटिंग होती है। वोटिंग भी क्या, जो आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं, कैंडिडेट अपनी तरफ से भेजता है, उनके सामने होती है, उनके सामने डब्बे बंद होते हैं, वो डब्बे जाते हैं कंट्रोल रूम में, काउंटिंग होगी तो वही डब्बे आएंगे और फिर उसी तरह से खुलेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि बेशक वो बैलेट से डलता है तो बैलेट पे एक बहुत बड़ी इमेज ये भी रहती है कि बैलेट में घपला होता है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, फर्जी वोट डाले, ऐसा नहीं होता जी। और एक और है कि जेएनयू में कोई भी काम इलेक्शन का एक मेंबर नहीं करता, हम एटलीस्ट 2 से 3 मेंबर्स को दिया जाता है। और वो जो मेंबर्स कभी ज़्यादातर एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो कोई एजेंडा होना कोई रीज़न नहीं है। 2017 में जब आप जेएनयू छात्र संघ का जब चुनाव करा रहे थे, चुनाव आयोग की हैसियत से, तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हुए। बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे। मतलब एक किताब लिखी जा सकती है उस पर। एक किताब तो लिखी जा सकती है और आप निसंदेह लिखनी भी चाहिए उन अनुभव में, लेकिन अगर आप ठीक समझें तो कुछ बिना नाम लिए कुछ खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथियों के साथ साझा हो सकते हैं। कि आपने बड़े, मैं भी उस समय साक्षी था, आपने बड़े बेबाकी से, बड़े कठोर तरह से वो भाषण हमें लगा, हमारे सामने डाउट नहीं है ना। हाँ। मेरे सामने कभी डाउट नहीं रहा इस चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना है। कोई भी इशू आता है मैं सिर्फ एक ही तरीके से देखता हूँ। हालांकि सारे डिसीजन मेंबर के साथ डिस्कस करके लिए जाते हैं जी। हमें फॉलो करने हैं रूल्स जो हमारे सामने सेट है जी। और ऑब्जेक्टिव क्या है, चुनाव करना है, चुनाव अच्छे से होगा। और ये भी सोचना है कि आज जो आप फैसला लेंगे आने वाले सालों में इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। तो ये एक हमेशा डिमांड आती है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट पर बैठने की जगहों पे काफ़ी बहस होती है। जी। पहली मीटिंग में पार्टी
के एक रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने आके बोला आप एक काम करिए, आप जगहों को बांट दीजिए कि ये पार्टी वाला फलाना पार्टी यहाँ यहाँ बैठेगा। और ये हर साल आता था जी। तो मुझे पता था इसे कैसे डील करना है। यही कहा कि हम यही कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। मुझे क्यों नहीं कर सकते? मैं बोला कि अच्छा आप लोगों को तो बिठा देंगे और जो स्टूडेंट किसी पार्टी में उन्हें कहाँ बिठाएंगे? चुनाव से आपके लिए नहीं। और आप ये कहेंगे कि आपको वीआईपी स्टेटस दिया जाए और आपको अलग से बिठाया जाए तो वो हम करेंगे नहीं। तो इस तरह की रिक्वेस्ट आती थी। रिक्वेस्ट एक बड़ी दबाव भी आता दबाव आता है। करते नहीं कभी नहीं। एक चीज़ हमेशा से ये पता है, आपको तभी डरना है जब आप गलत है। ये जो मॉडल है प्रेसिडेंशियल डिबेट का जो हुआ, आप ऐसा नहीं सोचते कि अगर भारत के लोकतांत्रिक चुनावों में अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए, जो मतदाता है जैसे कि जेएनयू का छात्र मतदाता अपने प्रेसिडेंट या कैंडिडेट से सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल सीधा सवाल पूछता है, खुले मन से सवाल पूछता है। और जो चुनाव लड़ रहे होते हैं छात्र प्रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट को आपस में भी एक दूसरे से एजेंडा सवाल पूछते हैं। ये स्थिति क्या लोकतंत्र में भारत में लागू हो जाए तो होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इम्प्रैक्टिकल है। बहुत ही प्रैक्टिकल है। अमेरिकन इलेक्शन में होता है। बिल्कुल। तो यहाँ क्यों कभी आपने सोचा या आपसे ऐसा? मुझे लगता है कि जनता अगर चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। जनता को तो आप पता ही नहीं है यहाँ कितना होता। बिल्कुल जनता अपने हक से ही वाकिफ़ नहीं है। जनता को ये नहीं लगता कि हम सवाल भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और फिर हमें ये भी इमेज बना दी जाती है कि जो ज़्यादा सवाल पूछते हैं वो टांग अड़ाते हैं काम में। बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं है। अगर आप किसी पद पर हैं और अगर आप पे कोई भी भार है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, तो आप जवाब के आपके हकदार हैं। आपको जवाब देने पड़ेंगे और जनता सवाल पूछेगी। लेकिन लोग जवाब इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि जवाब उनके खिलाफ जाएंगे। बिल्कुल। और सवाल पूछने लगते हैं तो लोगों को डर लगता है। सवाल पूछना का तो हक है। बिल्कुल हक। लेकिन इतने जागरूक कब होंगे हम कि हम सवाल पूछना है? जागरूक तो देखिए हम बात करने से ही जागरूक होंगे, लेकिन बात ही नहीं करने देते। सर 21वीं सदी में 22 साल गुजर रहे हैं, तो हम कब जागरूक होंगे कि हम अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ सकें, या ऐसी प्रक्रिया कि जो खुले मन से हमारे उम्मीदवार बहस करें और जनता सवाल पूछे? देखिए उसका तो सीधा जवाब सीधा जवाब तो शिक्षा ही है। शिक्षा ही आपको उतना उन्मुख बना देती है कि आप सवाल कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तभी आप तो सवाल कर पाएंगे। आप बिना जाने सवाल ही नहीं कर सकते। और सवाल आपको शिक्षा से मिलेगा और शिक्षा को बढ़ावा देने की और उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। खासकर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक्सेसिबिलिटी, मतलब उनको मिल जाए, चाहे वो किसी भी तबके से आते हैं। बिल्कुल। अगर उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने का तो भी उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। राइट टू एजुकेशन रूल है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको हायर एजुकेशन तक देना चाहिए। उससे सेकेंडरी एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। आज वो एजुकेशन इनफ नहीं है। हर कोई जानता है सरकारी स्कूल के हालात क्या है जी, कैसे वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या जो भी नामांकन होता है। जब तक आप हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे तब तक आप, मुझे नहीं लगता है कि आप उतने उन्मुख हो पाएंगे। और बहुत लोग कंफर्ट में जीने की आदत बन जाती है कि अगर मुझे कोई मिल रहा है तो क्यों सवाल करूँ। लेकिन सिर्फ सवाल हम अपने लिए नहीं करते हमेशा। सवाल तो सभी के लिए करते हैं। सभी सवाल एक व्यक्ति करता है लेकिन वो अपने लिए करता, सभी के लिए करता है। सभी के लिए और ज़रूरी है, जरूरी भी है। और लोगों को लगता है कि इससे गलत फ़ायदा उठाया जाएगा जी। तो क्या अच्छे काम में थोड़ी कॉस्ट तो आती ही है। अगर 100 में से 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, मान लीजिए 50 लोग भी गलत फ़ायदा उठाने आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कि बाकी 50 को हम इग्नोर कर दें तो सही काम के लिए आएंगे। बिल्कुल। अगर हम ना सवाल पूछ करके इतनी भारी कीमत चुका रहे हैं तो सवाल पूछ कर थोड़ी कीमत तो हम चुका ही सकते हैं। और ये ज़रूरी है। किसी भी कानून को बनाने से पहले ये ज़रूर सोचा जाता है ना कि इस कानून का गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया जाएगा, तो उसी तरह से हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन सवाल पूछने से मुझे लगता है फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम। जैसे सर एक चीज़ जहाँ तक हमें जानकारी है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहली बार एक महिला कुलपति नियुक्त हुई है,
उस तरफ क्या देखते हो? अगर मैं बेबाक कितनी ज़्यादा होना? बेबाक तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि अभी वो आई ही है। किसी भी इंसान को अगर पद संभालने के बाद थोड़ा समय देना ही पड़ता है। जी। 5 साल का उनका कार्यकाल है, 1 साल तो ले सकते हैं उनके कार्य को बात करने के लिए। लेकिन 1 लेकिन साल बाद बोलेंगे आप? पहले कुछ को तो बात करने के लिए उनका पहला जो टेन्योर में जो रहा है, मैं उससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। वो आई थिंक सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही है पहले। जी। मैं बस यही कहूँगा कि छात्रों के मुद्दे खासकर अगर पे ढील ना हो, क्योंकि बहुत एक प्रॉब्लम चल रही है कैंपस में, वो है वाइवा डिले हो रहा है। जो PhD का वाइवा है 1.5 साल लग जा रहा है, 1.5 साल लग जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स असाइड, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में पॉलिटिक्स इस तरह की से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो पॉलिसीज ऑलरेडी बन चुकी हैं वो तो फॉलो हो, चाहे वो आप किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से आते हैं, वो ज़रूरी है। बाकी मैं उनके बारे में ज़्यादा, मैंने अभी तक उनको सुना ही नहीं है ज़्यादा। तो कितने 3 महीने हुए उनको आए हुए, तो 3 महीने काफ़ी नहीं होते हैं। होपफुली उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी तक जिस तरह की उनकी टिप्पणी रही है छात्रों के प्रति, तो मेरी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। पीछे अभी हालांकि ये विवाद टिप्पणी नहीं है, तो एक साधारण सी बात कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अभी एक हल्का सा एक विवाद भी हुआ, रामनवमी वाला जो कावेरी हॉस्टल में हुआ। जी। JNU में रहने वाले हर स्टूडेंट को पता है जी। कि बुधवार, शुक्रवार और रविवार रात को नॉनवेज बनता है। और बनना, खाने में कभी JNU में इस तरह का इशू नहीं होता। नहीं कोई देखिए सिंह साहब, जहाँ तक मुझे लगता है, कोई क्या खाएगा, कोई क्या पहनेगा, कोई क्या करेगा, वो तो हम तय नहीं करेंगे। बिल्कुल। मैंने सिर्फ इसलिए कहा, संविधान है। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि अगर किसी को इशू बनाना था, उसे पता था कि इस दिन इशू बनाया जा सकता है, क्योंकि उस दिन संडे, क्योंकि उस दिन संडे। ऐसा ही लगा कि अपने संभल कर बोल नहीं बताइए क्या पूछना है। ऐसा ही तो संभल कर बोल नहीं संभल के JNU में थोड़ी ना इशू हुआ। रामनवमी में पूरे देश में कोऑर्डिनेटेड तरीके से वेज नॉन वेज पे बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। काफ़ी जगह पे माइनॉरिटीज़ पे हमले हुए हैं, दुकानें जलाई गई हैं। संभल के क्या बोलना है, जो है वो है। प्रेजेंट स्टेट में एक माइनॉरिटी को हमेशा धक्का दे के आप दबा रहे हैं, और JNU में भी आप वही करना चाह रहे हैं, रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। रामनवमी JNU पहली बार तो नहीं बनी है। जी बिल्कुल। कि जैसे अभी अगर आप और हम सभी, हमें एक कॉमन चीज़ है कि जैसे अब पूरे देश की जो स्थिति आज हो रही है कि हनुमान चालीसा का जो विवाद है, हनुमान चालीसा या कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का कोई भी अंश है या कोई पढ़ना है या पूजा पाठ है, वो बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ रोड पर जाकर करेंगे तो ज़्यादा कोई बड़ी बात है। अगर हम उसको पूर्व की तरह से पहले करते रहे हैं तो कोई अलग बात हो जाएगी। या मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ कि लगभग अगर आप हनुमान चालीसा की बात करें तो दादा तुलसीदास जी के लगभग 500 साल पहले का जो रामचरितमानस या इनकी तुलसीदास हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ा आपने, तो उससे पहले भी तो हमारे पूरा पूजा पाठ करते होंगे ना इनके बिना। आप सीधा चल जाएगा, हनुमान चालीसा कोई चिल्ला के जी करना चाह रहा है तो उससे बस ये पूछना है कि क्यों करना चाह रहे हैं। जी नहीं, जवाब तो उन्हीं के पास है। आप नहीं देंगे? नहीं, मैं भी दे दूँगा। जवाब उनके पास। मैं आपने सवाल ये किया कि उससे वो क्यों कर रहे हैं, राइट? नहीं, मैंने कॉमन बात कर रहा हूँ हाँ कि रोड पर करने से किसी भी धर्म वालों को क्या फायदा है? नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इससे तो धर्म बिगड़ता है देश का। इसमें 2 चीज़ें हैं जी, एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का आएगा। मेजॉरिटी जो बेनिफिट अलाउ करता है, माइनॉरिटी किसी भी देश में आपको माइनॉरिटी को थोड़ी जगह देनी पड़ती है जी, क्योंकि कॉन्फिडेंस देने का काम मेजॉरिटी का होता है, माइनॉरिटी का। इसीलिए आपको माइनॉरिटी को देना ही पड़ेगा। अगर मेजॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी समझ के मतलब वो हो जाता है, जैसे
अब देख लीजिए ना, एक कहावत मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है कि घर में अगर 2-4 बच्चे हैं, एक कमज़ोर है, जी उसको थोड़ा ज़्यादा खाना दिया जाता है, बिल्कुल। तो जो ताकतवर है वो बोलेगा नहीं मैं भी ज़्यादा दूँगा, तो वो तो बेवकूफ़ी है। ये ज़िद है, ये बच्चे बचकाना ज़िद है और कुछ नहीं। अगर इससे समाज का कोई भला हो रहा है तो आप बता रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब वो लाउड स्पीकर में करते हैं, तो हम भी लाउड स्पीकर में करेंगे, कोई सोल्यूशन तो नहीं, फिर तो सिर्फ शोर ही होगा। बिल्कुल। अब आप या तो आप इतना कॉन्फिडेंस दिलाएं किसी भी कम्युनिटी को कि वो अपने आप समझे। मैं वही कह रहा हूँ कि इतना भी आप चिल्ला लीजिए, घूम फिर के फैसला नहीं होगा, बैठ कर ही होता आप कहना चाह रहे हैं फैसला टेबल पर है भी, है। फैसला बैठ कर ही होता है, फैसला समझ से ही होता लेकिन सिंह साहब जिस तरह से बातें चल रही हैं कि नागरिकता के अगर हम सिद्धांत को लें कि नागरिकता का जिस व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया उसको जन्मदार नागरिकता है, है। अगर जो व्यक्ति मूल रूप से यहीं का नागरिक है तो अपना ही बिल्कुल। उसको हमारा कैसे देख सकते हैं? अलग ये देखते हैं कि आप देश की शुरुआत कहाँ से मानते हैं। जी सारा सवाल तो वही बन जाता है, जो सिटीजनशिप का पूरा डिबेट है। कुछ लोग मानेंगे कि देश का इतिहास ना आज नहीं शुरू हुआ था, देश तो ये बना है 1947 में, उससे पहले तो इस लैंड का इतिहास है, देश का इतिहास नहीं है। तो ये देश तो खंड भी हो चुका है, पार्टीशन भी हो चुका है, और वो इतिहास आज उससे पहले आप अफगानिस्तान का भी इतिहास यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो क्या आप इतने सारे हिस्ट्री और पास्ट के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे, उसके हिसाब से अपना प्रेजेंट चलाएंगे। कुछ लोग तो 2014 से देश को मानते हैं। बिल्कुल बदल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कुछ लोग का तो देश तभी होता है जब इस्लामिक रूल आया इंडिया में, तो तभी से देखते हैं। तो अगर आप ये मान के चलते कि ये देश में जो रहने वाले सारे हिंदू थे, जो भी नहीं थे, तो आप इस देश को बोलेंगे ये हिंदुओं का देश है। अगर आप हिंदुओं का देश मानेंगे तो आप उसके अलावा सभी को बाहरी समझने लगेंगे। सवाल तो ये है कि कितना समय रहने के बाद कोई अपना हो जाता है। यहाँ से लोग 10 साल अमेरिका जाने के बाद भी वहाँ के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ तो रह ले तो भी यहाँ का नहीं होता। तो ये तो मुझे लगता है कि कह लीजिए एक प्रिविलेज का सवाल है। आप अपने आप को सिटीजनशिप के भी डिबेट में दूसरे से बेहतर और प्रिविलेज मानना चाहते हैं कि मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ, और वो तभी प्रिविलेज महसूस होगा जब दूसरे के साथ नागरिकता के आधार पर बुरा होगा। जी अगर नागरिकता के आधार पे आपके साथ कुछ गलत किया जाएगा कि हाँ आपसे सवाल किए जाएंगे, मुझसे नहीं किए जाएंगे, तो मुझे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये अच्छा लगना समाज के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, अभी पीछे 3-4 दिन पहले आंकड़े आ रहे थे समाचार पत्रों में कि लगभग 350 लोग प्रतिदिन भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। जिस तरह के हालात है, क्यों छोड़ रहे हैं ये भी सवाल तो समाचार पत्र में था, हाँ शायद आपने पढ़ा। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप बता रहे थे वो बात। मैं मतलब सरप्राइज तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसमें तो न्यूज़ थी कि लगभग 350 लोग पर डे भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप नागरिकता के आधार पर आपने पिछले 2-3 साल में इतना बड़ा इशू बनाया है, तो जायज़ है कि लोग छोड़ सकते हैं। जो लोग छोड़ सकते हैं वो छोड़ देंगे, और जो नहीं छोड़ पाएंगे वो कहाँ जाएंगे। हाँ, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं जो लोग मजबूत हैं वो छोड़ सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो छोड़ सकते हैं, जो लोग मजबूत नहीं हैं वो सही बात है। अगर एक घूम फिर के सवाल मुसलमानों का ही है ना, जी, तो 14% या 15% जितने भी मुसलमान हैं देश के करीब 17 से 20 करोड़, जो भी आप आंकड़े लगा लीजिए, जी, कितने से छोड़ के चले जाए? बिल्कुल 1 करोड़, बाकी कहाँ जाएंगे? कभी आपने इस दुनिया में देखा है कि 18-20 करोड़ लोगों का पलायन हुआ? सुना तो नहीं सुना है, क्योंकि इसलिए ये तो देशों से भी बड़ी जनसंख्या है। बिल्कुल। ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा बनाने के लिए क्यों, क्योंकि हिंदू की सत्ता अपने हाथ में रखनी है। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू होने का प्राइड लेना, अपने धर्म होने का प्राइड लेना, धर्म का प्राइड आप धर्म को फॉलो करते तो लेते हैं ना। इसी सब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसी बीच एक चीज़ और बरकरार आती है, तो का नंबर
अगर हिंदू की हम बात कर रहे हैं तो अगर यहाँ से 100 किलोमीटर किसी मूल गाँव में चले जाए, वहाँ 2-3 चीज़ों को आप श्रेणी देखें। वहाँ आज भी जो मूल ब्राह्मण, मूल स्वीकर के यहाँ खाना आज भी नहीं है। हिंदू की बात कर रहे हैं आप, मूल, मैं मूल गाँव की बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल बात नहीं, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वहाँ का मूल ब्राह्मण आज भी मूल स्वीकर के यहाँ, माफ़ करें लेकिन कह रहा हूँ, हाँ हाँ, नहीं सही उनके कह प्रति रहे हैं। मेरी भावना है, उनके प्रति मेरा आदर सम्मान समाज के प्रति मैं, लेकिन मैं केवल कह रहा हूँ तो उनके यहाँ आज भी खाना नहीं खाता। दूसरा, और अगर हम ऐसी समाज की बात करें, हिंदू की बात नहीं हुई है, ऐसी समाज की हम बात करें, तो ऐसी समाज का जो मूल हमारा जो जाकर समाज का रखती है, वो भी स्वीकर समाज के साथ खाना नहीं खाता। अगर जमीनी बात हम करें, राजनीतिक बात नहीं कर रहे नहीं हैं, नहीं, सही कह रहे हैं। अब हम कौन से, फिर हम कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? तो फिर सवाल वही आ जाता है ना, आप हिंदू कब बनते हैं? जी, अब हिंदू तभी बनते हैं ना जब मुसलमानों का मुद्दा आता है, ईसाइयों का मुद्दा आता है, तभी आप हिंदू बनते हैं। उनके अलावा तो आप हिंदू नहीं हैं। डेली लाइफ में आप तो जाति हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देश तो जातियों के, आपकी शादी, आपके कल्चर, आपके सब कुछ तो जातियों के हिसाब से होते हैं। हिंदू नाम की कोई कल्चर तो ऐसा है नहीं जो कि आप कह लीजिए ये एक जाति के अंदर गोत्र हैं, गोत्र के अंदर सब गोत्र हैं, इतना बदल जा रहा है। जाति और जातियों में फ़र्क है किसी एक चीज़ को करने का। तो हिंदू तो एक आइडेंटिटी बना रखी है जो कि मुसलमानों या ईसाइयों किसी दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ी कर देंगे। असली में आइडेंटिटी है ही नहीं। तो जाति एक आइडेंटिटी है जिसको आप उम्र भर जीते भी हैं, एक्चुअल में जीते हैं जी, और ढोते हैं। हिंदू होना या हिंदुत्व की आइडेंटिटी तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है और चल रहा है, और वो अच्छा चल रहा है क्योंकि डर पैदा किया हुआ है। ये लोग ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, और डर जनता को भेड़ चाल में ले आता है। आप देख लीजिए जानवरों को कैसे लाइन में लाया जाता है, वैसे ही होगा। डर दिखा के आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि आप जैसा आपने कहा कि गांव की सच्चाई यही है। गांव की बात छोड़ दीजिए, छोटे शहरों तक की यही सच्चाई है। आप जस्ट बिकॉज आप साथ में खाना खाने लग गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जाति के भेद खत्म कर लिए। मैं तो कॉमन बात कॉमन बात, हाँ, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। चाहे साथ में खाना खा रहे हैं, तब भी जातियों का भेद आप मना कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इस एहसास को नहीं छोड़ते हैं कि मेरी जाति क्या है और आपकी क्या है। तो आप जातियों का ही देश है। धार्मिक जो एक आइडेंटिटी, एक चोगा पहन रखा है, वो सिर्फ तब है जब मुसलमानों से लड़ रहा है, और वो लड़ाई जो है वो भी बनाई गई है। तो आइडेंटिटी तो कुछ है नहीं ना ऐसा। अच्छा सिंह साहब, चलिए आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? मैं ऐसा सबसे अच्छा तो देखिए यही लगता है कि इंसान जब इंसान की मदद करता है, इस चीज़ को छोड़ के कि वो किस जाति या किस धर्म या किस समाज से आता है, लेकिन इसमें भी जो पीछे रह गए हैं, जिनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें मदद की ज़्यादा ज़रूरत की है, तो अच्छा लगता है। देश कैसा बनेगा मुझे नहीं पता। मैं नहीं, आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? मैं ऐसा देख, अगर आपकी कल्पना का कैसा भारत? कल्पना का तो यही है, देखिए कि इंसान एक दूसरे से थोड़ा सा काइंड कह लीजिए, काइंडनेस से, थोड़ा नम्रता से पेश आए। झगड़े तो होते रहेंगे, झगड़ा होना मसला नहीं है, झगड़ा सुलझाने के तरीके पर सहमत होना ये मसला है। झगड़े हमेशा झगड़े इतने बड़े ना हो जाए कि आप सुलझा नहीं सकते। होता क्या है कि झगड़े इसलिए नहीं सुलझते हैं क्योंकि मेरा और आपका उस झगड़े का होने ना होने पे ही सहमति है। जिसको आप झगड़ा मानते मैं मानूंगा। आपने कहा कि ये समस्या है, मैं तो बोलूँगा नहीं समस्या, और जब सहमति इसी पे नहीं है तो सुलझा तो हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम पे एग्री करना जरूरी है। एक बार एग्री करना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं ऐसा देश चाहूँ जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हों और थोड़े आसान तरीके हों। प्रॉब्लम हमेशा रहेगी।
मैं बहुत प्रैक्टिकली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मैं हर किसी को खुश देखना चाहता हूँ, वो शायद नहीं हो पाएगा। जी पर एक हम ऐसा बना ऐसा ऐसा देश हो जहाँ पे ज़रूरतमंद को ज़रूरत मिले, समस्या को सुलझाने के सिस्टम प्रावधान हो, ये ज़रूरी है। जैसे सिंह साहब, चूँकि हम उसी साक्षात्कार के इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कि आपका जो पारिवारिक माहौल है और सैन्य पृष्ठभूमि से, उसके बाद आपने आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आप जेएनयू में आपने 2017 के चुनाव आयुक्त की हैसियत से शासन में चुना। बहुत सारे मुद्दे पर आप हमेशा बोलते रहे, अधिकार के मुद्दे पर बोलते रहे। अब आप इन सारी चीज़ों के साथ साथ जीवन निर्माण के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं। कुछ क्षेत्र पर कैसा कहानियाँ, क्योंकि मैं सब जो देखता हूँ मैं कहानियाँ उसी के ऊपर ही काम करता हूँ। चाहे नाटक हो जाए फिल्म की तरफ ज़्यादा काम करता हूँ आजकल। तो सामाजिक हकीकत जो है, जो चीज़ मैंने देखी है, जो मुझे लगता है कि कहानी कहने की ज़रूरत है, खासकर उन लोगों के पास जिनके पास आवाज़ नहीं है, जिन्हें बोलने नहीं देता, तो उन्हीं को मुख्य किरदार बना के कहानी कहने की कोशिश करता हूँ। फिल्म जगत में प्रॉब्लम क्या है कि एंटरटेनमेंट प्रायोरिटी रहता है, मनोरंजन चाहिए देना है, मनोरंजन देना है। फिल्म बहुत कुछ ले सकती है। वो कहते हैं कि मैं जैसे बार बार लोगों से कहता भी हूँ कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर जो चीज़ है वो एक कहानी है। एक अच्छी कहानी कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी। और एक कहानी प्रेरित करती है। फिल्म कहानी को दिखाने का एक जरिया है। तो कोशिश यही रहती है कि कहानी में उसी तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाए कि जो ज़रूरी बात है, जो ज़रूरी होता है वो सामने रहे, और वो बहुत अहम बन जाता है, क्योंकि वो देखने को नहीं मिलता। और जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, वो बहुत ही कड़वी है। नहीं, आप तो दिखा सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश तो जारी है, लेकिन मैं भी काम संसाधनों के मामले में हम भी कमज़ोर ही हैं। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश वही है कि उन्हीं कहानियों को दिखाने का जो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, लगता है कि पहुंचना ज़रूरी है, जिन्हें देखकर इससे मनोरंजन ही सब कुछ नहीं है। जी, मनोरंजन के साथ साथ जानना भी ज़रूरी है। फिल्म इंफॉर्मेशन भी देता है। जी, और कह लीजिए हर आर्ट में, हर कला में हकीकत का एक कुछ अंश रहते ही दिखाने को। बिना हकीकत के, बिना सच्चाई के आप फिक्शन भी नहीं बना सकते। आप उसके अंश वहाँ रहने ज़रूरी है। तो चाहे वो जाति का मुद्दा हो, चाहे धर्म का मुद्दा हो, चाहे राजनीति का मुद्दा हो, उसे उसी सच्चाई को लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। जैसा वो हो रहा है, जैसा जनता के लिए ज़रूरी है। कोशिश मेरी फिल्म में भी ये है, कहानी को सही तरीका ढूंढना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। चूँकि हम आपके साथ साथ आपका अंतिम चरण में हैं, मैं अंतिम बात ये आपसे पूछना चाहता कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देश दुनिया का जो वर्तमान माहौल है उसके बारे में? मैं बस यही कहूँगा कि लोग गुस्सा थोड़ा कम करें। अच्छा, कम से कम वहाँ गुस्सा आए नहीं तो भी कम करें, और किसी चीज़ को, किसी इंसान के प्रति इतनी जल्दी नफरत बहुत कुछ करवाती है। आपको लगता है कि नफरत कुछ नहीं करवाती, लेकिन आपकी नफरत का लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके साथ हैं। और आप अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है
कि सही में कुछ नहीं कर रहे। लोग कहते हैं ना कि अगर एक मार रहा है तो एक इंसान मारने वाला और एक पिटने वाला है, अगर चुप करें तो मारने वाले के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आपकी चुप्पी भी किसी इंसान के लिए घातक हो सकती है, जान ले सकती है, जान जा सकती है। बिल्कुल। तो अगर आपको गलत दिख रहा है तो बोलिए, हो सकता है तो बोलिए, ज़रूरी है। समाज और देश में जो परिस्थितियाँ हैं वो बोलना बहुत ज़रूरी है। गलत को गलत बोलना ज़रूरी है। शायद आप इतना ही कर दें तो वो भी बहुत होगा शायद। ये जो कहते हैं कि भाई हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि तो ऐसा हो रहा तो आप बोलने ही पड़े। देखिए, ऐसा ना हो कि आपको आपके आने वाली पीढ़ियों को आपकी गलतियों की माफ़ी मांगनी पड़े, ये तो मत करिएगा। बिल्कुल। क्योंकि मुझे डर उसी का, जिस तरह के हम लोग जिस तरह के फैसले ले रहे हैं आज, जिस तरह की चुप्पियाँ लेके बैठे हैं, आपके आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ी मांगेंगी तो काफ़ी सालों तक मांगेंगी। ऐसा महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा। ये बात तो मैंने घर में बहुत बोली कि ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले पीढ़ियाँ हमारी चुप्पी के लिए, कि हम देख रहे थे कि इतना कुछ हो रहा है, हम शांत रहे। चुप बैठे थे, और वो क्योंकि एक दिन सच को सच कहा जाएगा और उस दिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी हमारी चुप्पी के लिए। और ये होगा, आप चुप क्यों रहे? ये तो होगा। और मांगेंगे, ये होगा। इसको लेके मैं श्योर हूँ। और ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि इतिहास में हुआ है। बहुत देशों में बहुत से लोगों की आने वाली पीढ़ियों में उनकी कर्मों की माफ़ी मांगी। भूल का कोई नहीं है। जी, चुप लोग हो जाते हैं लेकिन समाज नहीं भूलता है। लोगों के जहन में चीज़ें रहती हैं। समय नहीं हो। समय आएगा, जब जगह मिलेगी तो बातें फिर निकल कर आएगी और उस समय आप शर्मिंदा होंगे। हाँ, आप छुपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छुपेगा ना, छुपेगा नहीं। और उस दिन माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आप जिंदा होंगे तो आपको भी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप आने वाली पीढ़ियों को कुछ ऐसा दीजिए जिसको गर्व कर सकें। माफ़ी वाले का हरकतें तो बहुत अच्छी हैं। बस मैं यही कहूँगा। धन्यवाद सिंह साहब। साथियों, आज के इस साक्षात्कार में हम श्री भगत सिंह जी के साथ थे, वो चर्चित चेहरा जिन्होंने 2017 में जेएनयू छात्र संघ का चुनाव आयुक्त की हैसियत से कराया और आज फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी हैं और मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाते हैं। आज इस रूबरू कार्यक्रम में इतना ही। फिर किसी अन्य कार्यक्रम में एक फिर महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।